हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा पक्का वादा है, जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में पहले अटेम्प्ट में हो गया है, आपको भी मैं टीआरई 4.0 में पहले ही अटेम्प्ट में सफलता दिलाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि यही सब पढ़ के मेरा टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वीडियोज़ मैं बना रही हूँ आज, तो ये करंट अफेयर्स की क्लास है और ये क्लास 2 है। मैं पर डे जो है करंट अफेयर्स की क्लास और बिहार जीके की क्लास लगाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन और वीडियोज़ मेरी आप तक पहुँचती रहे। और ये फ्रेंड्स जो है, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अपने वीडियोज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज लेती हूँ आप अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड स्टोल का निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित थे। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो फ्रेंड स्टोल थे उनका निधन हो गया, वो क्या थे भाई, कुछ ना कुछ तो रहे। तो टेनिस खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? टेनिस खिलाड़ी थे। याद रखिएगा, फ्रेंड स्टोल का निधन हो गया और वो टेनिस खिलाड़ी थे। फ्रेंड स्टोल का निधन हो गया और वो टेनिस खिलाड़ी थे। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो फ्रेंड्स है रतन टाटा से संबंधित है। रतन टाटा जी का निधन हो गया है, आपको भी पता है, लेकिन आप इसको डेट को जरूर याद करिएगा। कब हुआ है? 9 अक्टूबर 2024 को। कब हुआ है इनका निधन? 9 अक्टूबर 2024 को। देखिए हमारे देश के कितने बड़े उद्योगपति थे और कितने अच्छे इंसान भी थे रतन टाटा जी। तो इनके मृत्यु की डेट तो आप याद ही कर सकते हैं, 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया रतन टाटा जी का। अब जो है टाटा के चेयरमैन कौन है? अभी वर्तमान में टाटा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो लोयल टाटा को बनाया गया है। किसको? लोयल टाटा को। उनके चचेरे भाई थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रतन टाटा का निधन कब हुआ था, तो आपको रिप्लाई आंसर देना है 9 अक्टूबर 2024 को। और अब टाटा का चेयरमैन किसे बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आपको बोलना है लोयल टाटा को। अब देखिए फ्रेंड्स, रतन टाटा को अवार्ड कौन, क्योंकि ये अभी हाल ही में फ्रेंड्स मरे हैं, तो मतलब इनकी मृत्यु हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए। तो रतन टाटा जी को कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका था? तो एक असम वैभव मिल चुका था, और एक जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिल चुका था, और तीसरा पहला उद्योग रत्न अवार्ड भी रतन टाटा को मिला था। 3 अवार्ड मिले थे, असम वैभव, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स, पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया? रतन टाटा जी को दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, बिम्स्टेक की 6ठी बैठक कहाँ हुई है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बैठक वाले क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, ये बैठक वाले क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। बिम्स्टेक की 6ठी बैठक कहाँ हुई है? तो देखिए, बैंकॉक के थाईलैंड में। कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक की 6ठी बैठक कौन सी बैठक, या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ये बिम्स्टेक की बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई, तो आपको बताना है बैंकॉक थाईलैंड में। कौन सी बैठक थी? 6ठी बैठक थी। अब चलिए हम बिम्स्टेक के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। जैसे बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। फिर उसके बाद बिम्स्टेक में टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं। कितने देश हैं फ्रेंड्स? 7 देश हैं। देखिए, बिम्स्टेक की 6ठी बैठक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, और महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। और टोटल बिम्स्टेक में कितने देश हैं? टोटल 7 देश हैं। कितने देश फ्रेंड्स? 7 देश। चलिए अब उन 7 देशों के हम नाम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला बांग्लादेश है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और दूसरा भारत देश है, और तीसरा भूटान देश है, तीसरा श्रीलंका देश है, चौथा श्रीलंका है, पांचवा म्यांमार है, छठा नेपाल है, और सातवां थाईलैंड है। बांग्लादेश, भारत, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। तो आप देख लिए कि अभी बिम्स्टेक में टोटल देशों की संख्या है 7, और को बता भी दिया कौन कौन से देश हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। कब? 1997 में।
आप इस टॉपिक को ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिम्स्टेक की छठी बैठक याद रखिएगा कहाँ हुई थी, इसके महासचिव याद कर लीजिएगा कौन है और कितने देश शामिल हैं, कौन को देशों के नाम याद कर लीजिएगा, 7 देशों का नाम आप याद कर लीजिएगा। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 1997 में। आप ये पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं तो ये बोलूँगी कि आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपका खुद का बना हुआ हाथ का नोट्स ही आपको एग्जाम में काम देगा, जैसे कि मुझे दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अब आज के। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि NMEC के रूप में किसे नियुक्त किया, NMEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ मुखर्जी को। किसको? अमिताभ मुखर्जी को। तो NMEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अमिताभ मुखर्जी को। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए, आपको ये याद करना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, हमारे देश के कैग का नाम आपको पता होना चाहिए, हमारे देश के महान्यायवादी का नाम आपको पता होना चाहिए, और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है आपको ये भी नाम याद होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है इसके भी याद होना चाहिए, और ये ICG इसके भी जो है आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम याद बताते हैं आपको ICG। तो चलिए, पहले कैग कौन है हमारे देश के कैग जो हैं वो संजय मूर्ति हैं। कौन है? कैग। याद रखिएगा, कैग संजय मूर्ति। और कैग का वर्णन भारतीय संविधान में 148 से 151 अनुच्छेद तक किया गया है। हमारे देश के कैग का नाम है संजय मूर्ति, और कैग का हमारे भारतीय संविधान में 148 से 151 तक वर्णन है। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी तो R वेंकट रमणी हमारे देश के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आर्टिकल भी ज़रूर पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आगे आर्टिकल्स को भी लिख रखा। तो महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी है। और कौन से आर्टिकल में भारतीय संविधान में महान्यायवादी का वर्णन है? 76 आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में? 76 आर्टिकल में। अब फ्रेंड्स देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। और आर्टिकल क्या है भारतीय संविधान में यूपीएससी का? 315 आर्टिकल है। फ्रेंड्स ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार। इंडियन ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रख क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार। और इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान में, तो 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक। और अब इसके बाद ICG के अध्यक्ष कौन है? परमेश शिवमणि है। कौन है फ्रेंड्स? परमेश शिवमणि हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहले आप कैग देखिए, कैग हमारे देश के संजय मूर्ति हैं और भारतीय संविधान में 148 से 151 तक इसका वर्णन है। फिर महान्यायवादी R वेंकट रमणी है, जिनका भारतीय संविधान में 76 आर्टिकल में वर्णन है। और फिर प्रीति सूदन, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है, और यूपीएससी का भारतीय संविधान में वर्णन 315 में है। और ज्ञानेश कुमार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, 324 से 329 तक भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है। फिर उसके बाद परमेश शिवमणि जो है ICG के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बस इनको देख के आप याद कर लीजिए बस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम हुआ है, ये कौन सी जो है वर्षगांठ इसकी मनाई गई है? तो सागरमाला जो कार्यक्रम हुआ है उसकी हाल ही में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं।
किस शहर में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। किस शहर में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? क्योंकि IIT दूसरा होता है, IIM दूसरा होता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा। तो वो जो है UAE में, कहाँ? UAE में जो है अपना ये IIM का अहमदाबाद जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में फंसते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सेंटर भी बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे एप्पल का सेंटर भारत में कहाँ है, WHO का कहाँ है, ADB का सेंटर कहाँ खुला है, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, गूगल सेंटर, OpenAI, तो इनके सेंटर कहाँ है मैं ये बताने जा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले जो एप्पल का सेंटर खुला है वो मुंबई और दिल्ली में खुला है। कहाँ? मुंबई और दिल्ली में खुला है। तो एप्पल का सेंटर कहाँ खुला है फ्रेंड्स? मुंबई और दिल्ली में। फिर उसके बाद WHO का सेंटर कहाँ खुला है? WHO का सेंटर कहाँ खुला है? तो गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। और गांधीनगर को एक गिफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है गुजरात में। गूगल का सेंटर भी गांधीनगर में ही खोला गया। देखिए एप्पल का सेंटर आप मुंबई और दिल्ली लगाएंगे, WHO का सेंटर आप गांधीनगर लगाएंगे, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। ADB का सेंटर भी गांधीनगर में खोला गया। कहाँ? गांधीनगर में। अब IIT दिल्ली का कहाँ है? UAE में है। IIT दिल्ली का सेंटर कहाँ है? UAE में है। IIT दिल्ली का सेंटर कहाँ है? UAE में है। IIT मद्रास का सेंटर कहाँ पर है? तंजानिया और श्रीलंका में है। IIT मद्रास का सेंटर कहाँ है फ्रेंड्स? तंजानिया। सबसे पहले तंजानिया में खोला गया था, पूछ सकता है। IIT मद्रास का पहला सेंटर कहाँ खुला था? आपको ऑप्शन में देंगे तंजानिया, और दूसरा सेंटर पूछेगा तो श्रीलंका में। लेकिन IIT दिल्ली का एक ही सेंटर खोला गया है, वो भी UAE में। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए गूगल का सेंटर कहाँ खोला गया है? गूगल का सेंटर कहाँ खोला गया है? गांधीनगर में। गूगल का सेंटर कहाँ खोला गया है? गांधीनगर में। और OpenAI के अध्यक्ष कौन है? तो सैम अल्टमैन। OpenAI के अध्यक्ष कौन है? तो सैम अल्टमैन है। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जिससे आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे और मेरे बार बार बोलने की वजह से आपको याद हो जाए। चलिए एप्पल का सेंटर कहाँ है? मुंबई और दिल्ली में। कहाँ है? मुंबई और दिल्ली में। WHO का सेंटर कहाँ है? गांधीनगर में है। कहाँ है? गांधीनगर में। और ADB का सेंटर कहाँ है? गांधीनगर में। ADB का सेंटर कहाँ है? गांधीनगर में। IIT दिल्ली का सेंटर कहाँ है? UAE में। IIT दिल्ली का UAE में। और IIT मद्रास का सेंटर कहाँ है? तंजानिया में पहला, और दूसरा श्रीलंका में। और गूगल का सेंटर कहाँ है? गांधीनगर में। गूगल का सेंटर कहाँ है? गांधीनगर में। और OpenAI के अध्यक्ष कौन है? तो सैम अल्टमैन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मनरेगा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनरेगा तो सभी लोग जानते होंगे भाई। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी जो है 2025-26 में सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन सा राज्य किया है? तो हरियाणा राज्य। क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 7 सितंबर 2006 को हुई थी। कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। 7 सितंबर 2006 को नरेगा की शुरुआत होती है, और कौन से अधिनियम के तहत होती है? तो 7 सितंबर 2005 को। देखिए 7 सितंबर 2005 के अधिनियम के तहत 7 ही सितंबर 2006 को जो है अधिनियम ये हो गया, और शुरुआत 2006 में हुई। मतलब अधिनियम 2005 में निकला, शुरुआत 2006 में हुई। और 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा कर दिया गया। किसका नाम बदला गया? नरेगा का मनरेगा कर दिया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। केंद्र सरकार इसमें जो है बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देती है। किसको? जो बेरोजगार होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको 100 दिन का किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आया
मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी जो है 2025-26 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हरियाणा राज्य में हुई और 7 सितंबर 2005 के अधिनियम के तहत 7 सितंबर 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा कर दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है गरीब युवाओं को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 27 मार्च का फ्रेंड्स 27 मार्च 2025 को समाप्त हुई गया मिशन, मतलब 27 मार्च 2025 को समाप्त हुई गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ से जो है सही से आ नहीं पाया फ़ोटो क्लिक करते समय, तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा समाप्त की गई थी गया मिशन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। आपसे यही सब पूछता है, इसरो के अध्यक्ष कौन है। अब इसको आप अपनी नोट्स में अच्छे से बना के लिख लीजिए जैसे आपको समझ में आए। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं वी नारायण। कौन है? वी नारायण। और कई बार इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? इसरो का फुल फॉर्म। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सर्च क्या है? इंडियन, अरे क्या था, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इसरो के जो अभी अध्यक्ष हाल ही में है वो वी नारायण है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वी नारायण है। और जो ये इसरो है ना वो भारत सरकार के अंडर में आता है। और नासा किसके अंडर में आता है? तो वो यूएसए का। किसके अंतर्गत में? यूएसए। और इस नासा के हेड या चेयरमैन कौन है? तो जेरेड इशाक मैन। कौन है? जेरेड इशाक मैन। नाम थोड़ा सा ज़रूर अटपटा है लेकिन याद करना पड़ेगा। कौन है? नासा के जो हेड हैं वो जेरेड इशाक मैन है और इसरो के हेड वी नारायण है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है और ये भारत सरकार के अधीन है और ये यूएसए सरकार के अधीन है। अब देखिए रोस्कोसमोस ये किसका वो है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रूस का वो है। तो इसके जो है दमयत्री बाकानोव इसके अध्यक्ष हैं। दमयत्री बाकानोव इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर की प्रथम वैक्सीन किस देश ने बनाया है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। कैंसर की प्रथम वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो आपको ऑप्शन में बताना है रशिया ने बनाया है, रूस ने बनाया है। कैंसर की प्रथम वैक्सीन किसने बनाया फ्रेंड्स? रूस ने बनाया है। चलिए अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते फ्रेंड्स। ऊपर की जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से याद करिए। अब एक पुस्तक का नाम है जो है द ग्रेट कॉन्सिलेटर। द ग्रेट कॉन्सिलेटर की किताब किसने लिखी है? तो आपको उत्तर में देना है कि संजीव चोपड़ा ने लिखी। किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने। और भारत के दूसरे जो पीएम थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उन्हीं के जीवन पर आधारित है, मतलब उन्हीं के जीवन कार्यों पर आधारित है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर किसका बुक है? ये बुक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर, ये बुक है। और ऐसे बुक्स का नाम पूछ लेते हैं। तो भारत के जो है दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यों पर आश्रित यानी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन कार्यों पर आश्रित है और इसको जो है संजीव चोपड़ा ने लिखा है। किसने? संजीव चोपड़ा ने। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स का नाम आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये ऐसी किताबें हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट बुक्स। द विनर्स माइंडसेट को लिखा है सेन वाटसन ने। शायद ये क्वेश्चन आया था TRE 3 में।
द विनर्स माइंडसेट को किसने लिखा है? शेन वाटसन ने। हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर फ्री स्पीच किसने लिखा है? सलमान रश्दी ने लिखा है। हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट कार द फ्री स्पीच किसने लिखा है? सलमान रश्दी ने लिखा है। रौद्र सावित्रम किसने लिखा है? रौद्र सात्विकम किसने लिखा है? प्रभा वर्मा ने लिखा है, जिनको 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, 33वां सरस्वती सम्मान किसे? प्रभा वर्मा को दिया गया। रौद्र सावित्वकम तो इसके लिए दिया गया है। यादें 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 पुष्पा भारती की हैं। और 33वां व्यास सम्मान इनको दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान दिया गया है यादें यादें और यादें के लिए। तो आप यहाँ से देखिएगा कि 33वां सरस्वती सम्मान और 33वां व्यास सम्मान रौद्र सात्विकम यादें 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 के लिए दिया गया। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की है। हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच किसने? सलमान रुश्दी। ठीक है फ्रेंड्स। और द ग्रेट कॉन्सलेटर के जो वो थे संजीव चोपड़ा। अब फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंकल खन्ना। कौन है? हिंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं हिंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के कौन? हिंकल खन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ए मर्सनरी तो कौन लिखा है? दुव्वरी सुब्बा राव ने ए मर्सनरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इजराइल वॉर डायरी तो विशाल पांडे ने लिखा है। किसने लिखा है? विशाल पांडे ने। इजराइल वॉर डायरी। द गोल्डन ईयर लिखा है रस्किन बॉर्ड ने। किसने? रस्किन बॉर्ड ने। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? वाई भारत मैटर्स को किसने लिखा है? एस जयशंकर ने। वाई भारत मैटर्स। फिर 12th फेल अनुराग पाठक ने लिखा है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया तो इसकी संभावना ज़्यादा प्रबल रहेगी कि आपके TRE 4 में पूछे। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी तो किसने लिखा था? M नरवाने ने। किसने? N नरवाने ने। 12th फेल अनुराग पाठक। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने। द गोल्डन ईयर रस्किन बॉर्ड ने। और इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे ने। ए मर्सनरी दुव्वरी सुब्बाराव। वेलकम टू पैराडाइज हिंकल खन्ना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। तो टॉम्ब ऑफ सैंड तो किसने लिखा है? गीतांजलि ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरोस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जेनी एपनबेक ने। किसने? जेनी एपनबेक ने। और ये जर्मन लेखिका है। जेनी एपनबेक जर्मन लेखिका है और इनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है, इसीलिए मैंने सब लिखा है कि कैरोस किसकी पुस्तक है? जेनी एपनबेक ने। और कहाँ की ये लेखिका है? जर्मन लेखिका है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड इनको मिला है। फिर लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा है? PS रमन ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा है? PS रमन ने। तो ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भागीरथी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो UK में। कहाँ? उत्तराखंड में। UK से तात्पर्य यूनाइटेड किंगडम नहीं सोच लिए, UK से तात्पर्य है उत्तराखंड से। तो किससे तात्पर्य है? उत्तराखंड से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो है उत्तराखंड में एक है गंगोत्री ग्लेशियर और एक है संतोपंत ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और जो संतोपंत ग्लेशियर है उससे अलकनंदा नामक नदी निकलती है। जब ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो दोनों क्या बनाती हैं? देवप्रयाग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? देवप्रयाग बनाती हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जब ये देवप्रयाग बनाती हैं, ठीक है, मान लीजिए देवप्रयाग बन गई यहाँ पर। अब देवप्रयाग जब बन गई तो ये जो है गंगा मैया बन जाती हैं और ये गंगा मैया
जो है 2525, यानी गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? लंबी है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन? सबसे पहले उत्तराखंड से ये निकलती हैं, तो उत्तराखंड में तो जाएंगी ही। उत्तराखंड के सीधे नीचे आती हैं यूपी में, और यूपी से सीधे सीधे बिहार में प्रवेश करती हैं। और बिहार भी चूँकि बिहार झारखंड पहले एक थे, तो फिर झारखंड में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में होके चली जाती हैं बांग्लादेश साइड। तो सबसे पहले यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर बहती हैं। और 2525 किलोमीटर टोटल क्या है? लंबाई है गंगा नदी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत होने का वो किया है? तो 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। किसने रखा है? गृह मंत्री अमित शाह ने। और किसके लिए रखा है 2026 का लक्ष्य? नक्सल मुक्त भारत के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अप्रैल 2025 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कि जो हमारे अभी ये जो मतलब कि आरबीआई होता है, मतलब क्या भारतीय रिजर्व जो बैंक होता है, ये कौन से एक्ट के तहत आया था? कौन से एक्ट के तहत आया था फ्रेंड आरबीआई? तो जो है 1934 एक्ट के तहत आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जो है आरबीआई के 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और कौन सी कमेटी के आधार पर हुई थी? तो यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर अनुशंसा पर जो है आया था। और हेडक्वार्टर 1937 तक कहाँ था? कोलकाता में था। बाद में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। और जो है 26वें गवर्नर इसके कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। और 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार इसको पूरा पढ़ देते हैं, जिससे आपको समस्या ना हो समझने में। तो सबसे पहले अप्रैल 2025 में डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उससे पहले हम आपको जो है ये बता देते हैं कि मतलब कि जो है आरबीआई के बारे में पूरा इसका हिस्ट्री खोल के रख देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में पूछे तो आपको समस्या ना हो। तो सबसे पहले एक्ट 1934 एक्ट के तहत आरबीआई जो है आया था। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और किस समिति की अनुशंसा पर? यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1934 में जो हेड क्वार्टर था वो कोलकाता में था। आफ्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। नाउ यानी करंट में आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। फिर राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? किसका? आरबीआई का। तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो है आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा हैं। और 1 गवर्नर जनरल होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर जनरल होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो है होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ कि आप बताइए हाल ही में अप्रैल 2025 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे चुना गया? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और टीआरई 4.0 के जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ वीडियोस थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखते जाएं, ताकि उनको करंट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो प्लीज़ अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे वीडियोस तक आप लास्ट तक बने रहें। आप मेरा वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।